Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो जैसा कि आपको पीछे दिख ही गया होगा, आज हम जो है एनडीए इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और हमारा जो मेन फोकस होगा इसमें वो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली इंग्लिश, है ना? क्योंकि देखो आपको जो है जिज्ञासा मैम काफ़ी कुछ ऑलरेडी एनडीए के बारे में बता चुकी हैं। करेक्ट कि भाई एनडीए क्या होता है, हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी टेस्ट होता है, ये एक है ना। तो ये बात आपको पता है, एनडीए में क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता है। लेकिन उन्होंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताई थी कि मैथ्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी सब्जेक्ट की है, करेक्ट? मैथ्स के बाद अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी सब्जेक्ट की है एनडीए एग्ज़ाम में, तो वो कोई और नहीं बल्कि इंग्लिश है। और हम सारे बच्चों को पता है कि हमारा इंग्लिश में थोड़ा बहुत तो ऊपर-नीचे हो ही जाता है, करेक्ट? तो इसीलिए जो है आप जो है अब एएसएल पे आपको इंग्लिश की क्लासेस भी अवेलेबल होंगी एनडीए की, जिससे बच्चा कहीं भी ना रुके। क्योंकि मुझे पता है साइंस वाले बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, कहीं रुकने वाले ही नहीं हैं। मैथ्स में बहुत अच्छे हैं बच्चे, इतने अच्छे-अच्छे नंबर्स लेकर आ रहे हैं, है ना? साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, जीके एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सब बहुत अच्छा है तुम बच्चों का, लेकिन जहाँ तुम अटकते हो वो कोई और नहीं बल्कि इंग्लिश है। और तुम वेटेज देख रहे हो इंग्लिश का, ऑलमोस्ट 200 मार्क्स, है ना? 200 मार्क्स का वेटेज है, 50 क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश के आ जाते हैं, जिसमें से तुम्हारा जिसको अगर हम 4 मार्क्स ईच होता है तो 4 5 से 20 और तो 200 है ना? 200 मार्क्स का तुम्हारा पूरा इंग्लिश का पोर्शन रहता है। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हिंदी मीडियम में भी पेपर दे सकते हैं, तो भाई इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी। आप ये नहीं कि भाई पूरा पेपर आप ऑब्वियसली हिंदी मीडियम और 2 माध्यम है आपके पास, है ना? हिंदी माध्यम भी और अंग्रेज़ी माध्यम भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, फँसोगे कहाँ, जब इंग्लिश में आएगा। और इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी, इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, वहाँ आप अपना माध्यम नहीं देख सकते, है ना? तो वहाँ पर यही हमारी कोशिश रहेगी कि तुम्हें मैं इंग्लिश में इतना पक्का कर दूँ कि जो बच्चे हैं वो कहीं भी ना अटकें, कहीं भी ना रुकें, है ना? तो चलो एक छोटा-सा जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम आज इंग्लिश का, और मैं तुम्हें एक पूरा ओवरव्यू देती हुई चलूँगी साथ में चीज़ों का, है ना? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा मेन फ़ोकस है, वो क्या है? इंग्लिश पे ही है ना? जो मेन फ़ोकस है हमारा वो इंग्लिश पे ही है, लेकिन मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगी, है ना? अब अगर हम एनडीए की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, सबको पता है ना? और यूपीएससी कर कंडक्ट कराता है ये भी पता है हमें, ठीक है? इसमें जो है बच्चे जो हैं आर्मी में जा सकते हैं, है ना? इंडियन आर्म फोर्स में जा सकते हैं, जो भी है, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं बच्चे वहाँ जा सकते हैं, एयर फोर्स में जाना चाहते हैं तो एयर फोर्स में भी जा सकते हैं। है ना? तो जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनका तो 12th इज़ इनफ, लेकिन जो बच्चे नेवी में जाना चाहते हैं या एयर फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनको मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ज़रूरी है ना? ये बात भी पता है हमें कि भई जिन बच्चों को आर्मी में जाना है, एनडीए का पेपर आर्मी में जाने के लिए देना है, तो 12th आप किसी भी आपने कहीं से भी की हो, कोई से भी सब्जेक्ट से आपने की हो, आप दे सकते हो, है ना? लेकिन जहाँ पे अगर बात आ जाती है नेवी वाली और एयर फोर्स वाली, तो वहाँ आपके पास मैथमेटिक्स, फिज़िक्स होना कंपल्सरी हो जाता है। तो ये बात तो सब बच्चों को पता ही है ना? अब अगर यहाँ पर हम बात करें आगे, है ना? तो अगर इसमें मैं एक तुम्हें छोटा-सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि तुम्हारा जो है एनडीए का पेपर किस तरीके से होता है, कितने आवर्स का होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या टाइम लिमिट है, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितने डिडक्ट हो रहे हैं। तो भाई हमारा पेपर ऑफलाइन होता है ना? ऑफलाइन होता है पेपर, मीडियम जो है आपका हिंदी और इंग्लिश होता है, लेकिन मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि इंग्लिश जब आएगी तब इंग्लिश ही चाहिए हमें, तब हिंदी मीडियम आप चूज़ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, है ना? नंबर ऑफ सेक्शंस 2 सेक्शंस होते हैं, मतलब यहाँ पर 2 पेपर होते हैं आपके, एनडीए 1 और एनडीए 2, है ना? फिर अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो सारे एमसीक्यूज़ ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस ही आ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन 270 होते हैं, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक आपका गेट का पेपर होता है ना? और एक आपका पेपर कौन-सा होता है जो प्रॉपर मैथमेटिक्स का होता है। तो आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं 120 और गेट के आते हैं 150, हम आगे अभी डिस्कस करते हैं इसको। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 900, 900 में से जो आपका ये वाला पेपर है दैट इज़ फॉर 300 मार्क्स, है ना? और जो आपका गेट का पेपर आता है उस वो पूरा होता है 600 मार्क्स का, जिसमें से 200 मार्क्स तो खाली आपकी इंग्लिश ही ले जाती है। वेटेज देख रहे हो? है ना? तुम्हारा 300 मार्क्स का सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर है और इंग्लिश का वेटेज देखो 200।
मैथ्स के बाद अगर किसी चीज में दिल लगाना है, मेहनत करनी है, तो इंग्लिश में करनी पड़ेगी। टोटल एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन अगर हम दोनों का देखें मिलाकर तो 5 घंटे का, और 2.5-2.5 घंटे दोनों पेपर के लिए आपको मिलते हैं, है ना। तो ये आपका एक छोटा एनडीए का एक ओवरव्यू हो गया यहाँ पर। अब चलो हम जो है इसकी प्रिपरेशन की बात करें, तो हमें इसमें 3 चीजों की प्रिपरेशन की जरूरत है ना। पहली मैथ्स, दूसरा गेट प्रिपरेशन, और गेट के अंदर ही इंग्लिश की अलग से प्रिपरेशन जरूरी है ना। दूसरी जो गेट का जो पेपर है, इंग्लिश उसी में आती है, इसी के पेपर में 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो इंग्लिश के होते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन जरूरी है अलग से करना। अलग से हमें इंग्लिश जो है करनी पड़ेगी, तभी जाके हम पेपर अच्छा कर पाएंगे हमारा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें गेट सिलेबस की बात करूँ, तो गेट का मतलब क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट है ना, आपकी एबिलिटी देखी जाती है यहाँ पर कि आप जनरलाइज वे में किस तरीके से हो, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका एक तो जनरल इंग्लिश हो गई, एक जनरल नॉलेज हो जाती है। अब जो है 50 क्वेश्चन इसमें से सिर्फ इंग्लिश के आते हैं, जिन्हें हमें स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, जिनके लिए हमें स्पेशल फोकस चाहिए, जिनके लिए हमें स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जनरल नॉलेज का तो क्या है, बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ते ही रहते हैं ना, तो वो हो जाता है। करंट अफेयर्स आ जाती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आ जाती है, ये सारी चीजें तो बच्चे कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पे तुम्हारा माध्यम भी तुम इंग्लिश हिंदी रख सकते हो, तो तुम्हें डिफिकल्टी नहीं आ रही है ना। अब अगर हम बात करें तो देखो, जनरल नॉलेज में तुम्हारा 400 नंबर का पेपर है, लेकिन वो पूरा जीके पे नहीं आता, उसमें क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सबके आते हैं। और इंग्लिश जो है तुम्हारा वो अकेला 200 नंबर का है यहाँ पर। तो यहाँ पे तो तुम तुम्हारा मीडियम कोई सा भी रख सकते हो, तुम हिंदी भी रख सकते हो और तुम इंग्लिश भी रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें जो है थोड़ी बहुत जो है लीनियंसी हो जाती है, मिल जाती है, क्योंकि तुम यहाँ पर अपना माध्यम हिंदी रख सकते हो। लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे हम, इंग्लिश में क्या करेंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, इंग्लिश को तो आप हिंदी में नहीं लिख के आ सकते, या इस पे तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जो मेहनत करनी है, और जो मैं तुम्हें मेहनत कराना चाह रही हूँ, वो सिर्फ हमारी इंग्लिश को लेकर होगी। बिकॉज 200 मार्क्स में से अगर आप ले आते हो, सपोज करो आप 150 160, मैं तो चाह रही हूँ पूरे 200 लाओ, है ना। लेकिन हम अगर चलो थोड़ा देख लें कि ना, चलो भाई ठीक है 180 170 इतना देख लें, इतने भी ले आते हो तो बहुत है, क्योंकि इसका कट ऑफ काफी कम है पेपर का, है ना। एनडीए का कट ऑफ काफी कम है, तो तुम अच्छा कर सकते हो अगर तुम इंग्लिश अच्छी कर लो अपनी। इसलिए मैं बार बार तुम्हें बच्चों को बोलती रहती हूँ, है ना। चलो वो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगी, थोड़ी टिप्स वगैरह दूंगी, वो एंड में दूंगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम पूरे पेपर को देखें, है ना, तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो कितना है, 120 क्वेश्चंस का है, वो सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। गेट का पेपर 150 का होता है ना। 150 में से 50 क्वेश्चंस अलग तुम इंग्लिश के निकाल दो, और 100 क्वेश्चंस तुम्हारे जनरल नॉलेज वाले हो जाते हैं। मैथ्स का पेपर तुम्हारा 300 मार्क्स का है, और गेट देखो तुम्हारा 600 मार्क्स का है, जिसमें से 200 मार्क्स तुम्हारी इंग्लिश ले जा रही है। अब अगर हम हर क्वेश्चन की बात करें, तो जब तुम मैथमेटिक्स का पेपर दोगे तो हर क्वेश्चन तुम्हारा 2.5 मार्क्स का होता है ना, और गेट का पेपर जो होता है वो तुम्हारा 4 मार्क का होता है। मतलब यहाँ पे तुम्हें हर क्वेश्चन करने के 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। हर क्वेश्चन करने के तुम्हें कितने मिल रहे हैं, 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा 4 मार्क्स मिल रहे हैं तुम्हें। अब देखो नेगेटिव मार्किंग देखी जाए तो यहाँ पे कितनी है, 0.83। मतलब अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो तुम्हारे देखो क्या होता है, ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हारे ये मार्क्स जा रहे हैं, कभी भी ये चीज मत सोचना। तुम ये सोचना अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो तुम्हें ये मार्क्स भी नहीं मिले, है ना, ये मार्क्स भी नहीं मिले, और उसके साथ तुम्हारे ये कट भी गए, तो तुम्हें इन टोटल दोनों का भुगतान भरना पड़ रहा है। समझ आ रही है। वैसे अगर गेट के पेपर की बात करूं मैं, तुम्हारा 4 मार्क का तो क्वेश्चन है एक। अब अगर तुमने कोई क्वेश्चन समझो गलत कर दिया, तो तुम्हारे ये 4 मार्क्स भी गए, और साथ में तुम्हारा 1.33 भी डिडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 प्लस 1.33, कितने नंबर की चपत लग रही है हमें, 5.33 नंबर की चपत लग रही है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर यहाँ पे तुम्हें अच्छा नंबर लाने हैं तो कोशिश करो, जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, नहीं नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा इसका आंसर, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गलत ही जाएगा, छोड़ दो। समझदारी इसी में है कि वहां छोड़ दो, वहां जय माता दी वाला काम नहीं चलेगा, है ना। तो वहां पर तुम जो है टिक नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हारे सिर्फ 4 नंबर नहीं जा रहे, या सिर्फ तुम्हारा 1.33 नहीं घट रहा,
तुम्हें इसके भी नहीं मिल रहे हैं और तुम्हें और ये भी अपने घटाने पड़ रहे हैं जो तुम्हारे नंबर आए हैं, तो तुम्हें टोटल 5.33 मार्क्स का डिडक्शन हो रहा है। समझ आ रही है बात? तुम 5.33 का डिडक्शन करा रहे हो अपने मार्क्स का, ना तो तुम्हें ये वाले 4 मिल रहे हैं उस क्वेश्चन के क्योंकि तुमने गलत किया है, ऊपर से गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग में तुम्हें -1.33 भी हो रहा है, तो इट मीन्स तुमने उसके 4 भी खोए और तुम यहाँ से -1.33 भी खो रहे हो, तो 5.33 का तुम जो है अपना नुकसान कर बैठोगे और काफी बड़ा नुकसान है। तो नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है आपको, या आपको डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन पे, तो मत करो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ तुम्हें, 2 ट्रिक बताती हूँ मैं। पहली ट्रिक तो ये करनी है तुम्हें कि अगर डाउट हो रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, उस वक्त छोड़ दो। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि भाई उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चंस आ जाते हैं आगे, है ना। जैसे कि अगर समझो तुम्हें एनोनिम्स दिए हुए हैं, है ना। एनोनिम्स का मतलब क्या हुआ, विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट, है ना। अगर तुम्हें एनोनिम्स दिया हो, तुम्हें पहला एक क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा है कि भाई यार इसका आंसर मुझे नहीं लग रहा, उसको तुमने उस वक्त छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ तुमने तुम्हारे अभी जो है मार्क्स बचा लिए हैं। अब तुमने यहाँ पे क्या किया, अब तुमने मार्क्स बचाए लेकिन तुम्हें अभी मिले भी नहीं है, तो तुमने थोड़े क्वेश्चंस किए, फिर तुमने देखा कि यार कोई क्वेश्चन है जो इसी तरीके का है ना। हाँ यार, एनोनिम अगर ये मतलब है तो इसका ऑपोजिट तो ये हो सकता है ना। अगर इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है, तुम्हें सिनोनिम मिल रहा है तुम्हें, और वो सिनोनिम से तुम्हें वो वर्ड तुम्हें मतलब दिख रहा है, हाँ, कि भाई हाँ इस वर्ड का मतलब तो मुझे पता है और इसका ऑपोजिट भी मुझे पता है ना। तो हो सकता है वो तुम्हारा यहाँ आके मैच कर जाए और तुम्हें आइडिया लग जाए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना था। सिर्फ इंग्लिश की नहीं, मैं तुमसे बाकी उसकी भी बात कर रही हूँ, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठ के आएगा, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वेटेज जो मैं बताया ही होगा मैम ने भी। तो उसमें क्या होता है कि आप वो क्वेश्चन करते हो ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये इससे रिलेट कर रहा है, तो इसमें हो सकता है ये ऐसे ही हो, या फिर इससे तुम्हें कुछ और ध्यान आ जाए, तो तुम फिर जाके उस क्वेश्चन पे अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ आप सही है तो टिक करना है, वरना नहीं करना, छोड़ दो, कोई बात नहीं। समझ आ गई 2 ट्रिक्स? पहली कि डाउट हो रहा है तो छोड़ दो, दूसरा आगे क्वेश्चंस करो, तुम्हें कोई मिल गया उससे रिलेट कर रहा है और तुम्हें आ गया अब समझ कि हाँ यार उसका आंसर सही है, तब जाके उसको आंसर लगाओ। तो तुम क्या करोगे, यहाँ अपने मार्क्स भी बचा लोगे, है ना। और दूसरी चीज हो सकता है तुम्हें तुम्हारे 4 मार्क्स भी मिल जाए। तो इस तरीके से करोगे ना तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें मार्क्स ज्यादा आएंगे और तुम्हारे मार्क्स भी नहीं घटेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ ट्रिक्स थी, छोटी सी, है ना। ये हर पेपर में, जो भी नेगेटिव पेपर होता है ना, जो भी नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है, उसमें ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो। ये ट्रिक्स बहुत काम आती है। ऐसे पहले उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने एक बार निशान लगा दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप फिर अब आपने आगे जाके क्वेश्चन देखा, अरे यार ये ऐसा था तो इसका आंसर तो यार ये होना था, अब क्या करोगे, वहां तो आप आंसर लगा के आ गए। तो जिस पे डाउट हो रहा हो उसको छोड़ देना, है ना। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसकी वजह से फिर आपको वो आंसर मिल रहा है, तो तब जाके उसका आंसर लगाना। तो आपको जो है आपके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे और 4 मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे कि भाई हाँ करेक्ट हो गया मेरा। तो ये 2 ट्रिक्स आपने याद रखनी है, ठीक है। ये चीज यहाँ क्लियर हो गई आपको? आप देखो जनरल नॉलेज के सेक्शन में है ना, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। फिजिक्स आप देखो भाई, मैथ्स, इंग्लिश, अब किसकी बारी है, फिजिक्स, तो पढ़ लेना अच्छे से, है ना। क्योंकि फिजिक्स कितनी है, 100 मार्क्स की आ रही है। केमिस्ट्री आ रही है 60 मार्क्स की, जनरल साइंस है 40 मार्क्स, हिस्ट्री 80, ज्योग्राफी 80, करंट अफेयर्स 40। तो तुम्हें जो है इस तरीके से करना है, वो ट्रिक्स याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, अब देखो इंग्लिश में मैं तुम्हें पहले टॉपिक्स बताती हूँ, है ना। तो टॉपिक्स में देखो क्या है, पहला है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग स्पॉटिंग एरर का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए जो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, गलत हो, है ना। ग्रामेटिकली क्या है, उसमें कोई मिस्टेक है, तो आपको उस एरर को देखना है और फिर उसमें जो है, जो भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चंस 2 तरीके से आ सकते हैं। पहला तो या तो ऐसे आ सकता है कि भाई इसमें जो चीज गलत है उसको टिक लगाओ, है ना। या फिर ऐसे आ सकता है कि इसको सही करके टिक लगाओ, कि इसको सही करके क्या बन रहा है। तो तुम्हें दोनों तरीके से आ सकते हैं। वो जब मैं तुम्हें आगे जब एक एक हम पढ़ेंगे ना, एक एक टॉपिक मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर कराऊंगी, हम काफी सारे उस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम उस पर जो भी PYQs होंगे पहले वाले वो भी करेंगे, है ना। तो हमने क्या करना है, हर टॉपिक जो है उस पर पहले हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। एक क्लास, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, जितने में भी होगा, जितना तुम्हारे, जब तक तुम्हें डाउट रहेगा ना बच्चों, तब तक हम उस टॉपिक को खींचेंगे, ठीक है।
तब तक हम उस टॉपिक को पढ़ते रहेंगे, है ना। टॉपिक हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे तो पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद भी एक हम पूरा उसका रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है अच्छा खासा तुम्हें क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर स्पॉटिंग द एरर में तो ऐसा हो गया। फिर आते हैं तुम्हारे सिनोनिम। सिनोनिम क्या होते हैं? समानार्थी शब्द, है ना। समानार्थी शब्द ही होते हैं, जैसे सूर्य, सूर्य को और क्या बोलते हैं, है ना, दिनकर, रवि, ये बोलते हैं। ऐसे इंग्लिश में आ जाता है तुम्हारा, है ना। तो उस तरीके से तुम्हें जो है वहां पर करने होते हैं। एनोनिम्स, एनोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट, कि भाई इसका ऑपोजिट क्या है, गुड का बैड, है ना, हेल्दी का अनहेल्दी, ऐसे जो होते हैं वो आ जाते हैं तुम्हें। अब सेलेक्टिंग वर्ड्स एंड फिलअप्स, यहाँ पे तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज आ जाती है ना भाई, कि यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए सेंटेंस में, जो खाली है वहां तुम्हें वो वर्ड डालना होता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पैसेज आते हैं, पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स आते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जैसे जंबल लेटर्स होते हैं ना, कि भाई लेटर इधर उधर डाल दिया जाता है, फिर आपको जो है उसको बनाना पड़ता है। जैसे हमें दे दिया जाता है PLAPE, है ना, तो ये क्या है भी जंबल्ड वे में इधर उधर है। अब इससे तुम्हें क्या कर दिया, तुम्हें इनके नीचे नंबर दे दिए जाएंगे, है ना, इनके नीचे तुम्हें नंबर दे दिए गए जैसे, और फिर इन्हें क्या करना है, तुम्हें इसको सही करके लिखना है। तो तुम्हें जब मल्टीपल चॉइस में दिया जाएगा तो वो नंबर वाइज दिया जाएगा, है ना। यहाँ तो अभी तुमने इसको सही करके क्या लिख दिया, हाँ भाई APPLE, एप्पल है ये। तो ये तो क्या हो गया, तुम्हारे लेटर्स। ऐसे ही तुम्हें वर्ड दे दिए जाएंगे, मतलब तुम्हें एक पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें नीचे तुम्हें जो है लाइंस नंबर दिए हुए होंगे कि भाई अच्छा आप बताओ कि किस हिसाब से इसका अरेंजमेंट करोगे, तो पहले क्या वर्ड आएगा, फिर क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तुम्हें करना होगा, वो भी मैं तुम्हें जब हम पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से समझा दूंगी तुम्हें। अभी मेरा जो मेन फोकस है वो तुम्हें सिर्फ टॉपिक समझाना है और उसका वेटेज बताना है। फिर आ जाता है तुम्हारा क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें क्या होगा, तुम्हें बीच बीच में से कोई जो वर्ड्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, है ना। सेंटेंस होगा, उसमें से कुछ वर्ड्स जो है रिमूव कर दिए जाएंगे और तुम्हें वो वर्ड्स वहां पर पुट करने होते हैं। तो अब तुम्हें फायदा क्या है कि तुम्हें वहां वर्ड्स पुट नहीं करने, बस वहां क्या वर्ड आएगा उसे टिक लगाना है, इतना तुम्हें करना होता है क्लोज में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, भाई कोई सेंटेंस है वो तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें उसको जो है ग्रामेटिकली कि भाई इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है या इसकी जगह क्या हमें लिखना है, उस तरीके से किया जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो भी मैं तुम्हें अच्छे से करा दूंगी। चलो भाई ये तो हो गए भाई, यही है, इससे ज्यादा नहीं होता, यही टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को हम अच्छे अच्छे से कवर करेंगे। अब है ना, इसका देखो क्या है, इसका जो वेटेज है ना वो मैं तुम्हें प्रॉपर नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम जैसे प्रीवियस पेपर्स देखें तो उसमें क्या होता है कि कभी आ जाते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं आता किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन। जैसे कि देखो, अगर मैं 2013 की बात करूं, है ना, 2 बार होता है पेपर, ये भी पता है सबको। 2013 में देखो स्पॉटिंग द एरर के 10 क्वेश्चन थे, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी। लेकिन 2014 में देखो अब यहाँ पे 11 हो गए, मतलब यहाँ पे देखो वेटेज कितना था, 4 का होता है तो यहाँ पे वेटेज कितना था, 40 मार्क्स का था इन दोनों में। अब यहाँ पे वेटेज कितना का था, 44 का। फिर सेकंड पेपर में वेटेज वापस कितना हो गया, 40। अब 2015 के फर्स्ट पेपर में देखो कितने क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चन थे, 4 4 के 15, तो कितना हुआ वेटेज, 60, है ना। यहाँ पे देखो पूरा 60 मार्क्स का वेटेज सिर्फ स्पॉटिंग एरर्स ले गया। तो मेरा कहने का मतलब तुम्हें यहाँ है कि तुम्हें ना क्या करना है, तुम्हें वेटेज पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हें जब मैं ये चैप्टर जब पढ़ाऊंगी ना टॉपिक्स, इन पे ध्यान देना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कंफर्म नहीं होते कि कितने आ जाएंगे। अब देखो सेकंड पेपर में सिर्फ 9 क्वेश्चन ही थे, है ना। वैसे अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो भाई 2014 के फर्स्ट पेपर में एक भी नहीं आया था, एक भी नहीं आया था। हालांकि देखो कितने 2013 के फर्स्ट और सेकंड दोनों के पेपर में 40-40 नंबर का वेटेज था, यहाँ पे कितना 0 नंबर का वेटेज था। फिर 2014 के सेकंड पेपर में वापस 40 नंबर का वेटेज था, लेकिन देखो 2015 में कितना है वेटेज, जस्ट 16 नंबर्स का वेटेज है और फिर 20 नंबर का। तो इसलिए तुम्हारा जो वेटेज है वो यहाँ पर जो है कंफर्म नहीं होता, है ना, एक पर्टिकुलर वेटेज नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। तो हमारा जो काम है वो क्या है कि हम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर जितने भी क्वेश्चन आ जाएं, जब हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम सब अटेम्प्ट करेंगे, और जहाँ पे हमें जो दिक्कत आएगी तो हमने ट्रिक्स देखी है मैम से, वो ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से तुम्हें करना है। अब अगर मैं ऐसे ही देखो सेलेक्टिंग वर्ड्स और फिलअप्स की बात करूँ तो देखो 2013 में भी वेटेज 0 था फर्स्ट पेपर में,
और 2015 में भी वेटेज 0 ही था, है ना। उसके अलावा वेटेज देखो कहीं पे जो है कभी कितना है 40 मार्क्स का है, कहीं पे सिर्फ 16 मार्क्स का है, कहीं पूरा 60 मार्क्स का भी है। तो वो आपको जो है बस इसलिए यहाँ पर आपको फोकस रखना है मेन तो आपके टॉपिक्स पे। क्लियर हो गई ये चीज आपको? अब है ना, इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद भी मैं एक आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। छोटा सा आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू होते हैं फिर आपके, है ना। आप जिन्होंने भी जो है रिटन एग्जामिनेशन दिए थे, है ना, फिर उनके जो है इंटरव्यूज होते हैं। सॉरी, इंटरव्यूज होता है। इंटरव्यू की भी दो स्टेज होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2, है ना। तो स्टेज 1 जो है वो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। इसमें आपके जो है ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। और फिर जब ये दोनों टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं ना, तब आप सेकंड स्टेज पर आते हो। और सेकंड स्टेज में जो है उसमें भी आपके जो है अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, जैसे ग्रुप टेस्टिंग हो जाती है, कॉन्फ्रेंस हो जाती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं। इसको देखो मैं एक तुम्हें बताती हूँ ढंग से, है ना। आप देखो सेकंड स्टेज जो है ना, उसमें तुम्हारे या तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मतलब जो तुम्हारे माइंड वाले टेस्ट होते हैं। इसमें तुम्हारे क्या क्या टेस्ट हो जाते हैं? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो है ना ऐसे पिक्चर्स दे दी जाती हैं, है ना, कार्ड्स दे दिए जाते हैं जिनमें पिक्चर्स होती हैं काफी सारी, और आपको बोल दिया जाता है कि भाई आप स्टोरी नरेट करो। मतलब अपने माइंड में आपको हैंड टू हैंड एक स्टोरी बनानी होती है उन पिक्चर्स के बेसिस पर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके माइंड की एबिलिटी देखी जाती है। दूसरा टेस्ट होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको जो है वर्ड्स दिए जाते हैं और जो फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आया है वो आपको बताना होता है, या फिर एक स्पेसिफिकली भी होता है इसमें कुछ, है ना। तो इस तरीके का टेस्ट होता है, उससे भी पता चलता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका आईक्यू लेवल कितना है, ये सारी चीजें पता लगती हैं इन टेस्ट से। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोई सिचुएशन दे दी जाएगी कि भाई यदि ये हो तो आपका इस पे क्या रिएक्शन रहेगा, या आपके लिए क्या सही है, या आप क्या करोगे, है ना। फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली इसके नाम से ही पता चल रहा है, अपना डिस्क्रिप्शन देना होता है कि आप क्या हो, आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स, जो भी, मतलब टोटल आपका एक डिस्क्रिप्शन देना होता है आपको। ये टेस्ट होने के बाद आपके ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक मतलब टीम वर्क देखा जाता है कि आप भाई जो टीम है उसके साथ किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या आप अच्छे से हो, है ना, अच्छे से, मतलब आपका तालमेल बैठ रहा है उनके साथ या नहीं बैठ रहा। इसमें आपके जीडी, जीपी, पीजीटी, एसजीटी, आईओटी, कमांड टास्क होते हैं, स्नेक रेस होती है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि आपका टीम वर्क देखा जाता है कि आप जो है बाकी मेंबर्स के साथ किस तरीके से अच्छे से तालमेल बिठा रहे हो अपना, है ना। तो ये कुछ एक मतलब एक पूरा एक एनडीए का ओवरव्यू था जिसमें हमने इंग्लिश को भी अच्छे से देखा। अब बात मैं दोबारा करूं अगर इंग्लिश की से पर्टिकुलर, तो पहली चीज कैसे करना है, टॉपिक्स हैं हमारे पास सारे, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, जब तक डाउट है तब तक पढ़ेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे उसके सारे, पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद भी डाउट होगा तो वो भी देख लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे, है ना। इस तरीके से हम सारे टॉपिक्स वगैरह क्लियर करेंगे अपने। अब जो ट्रिक मैंने पहले बताई छोड़ दो उस वक्त, क्या बताओ उससे रिलेटेड कोई तुम्हें दूसरा मिल जाए और फिर तुम्हें ये वाला भी आ जाए, तब जाके अटेम्प्ट करो, तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे भी नहीं, है ना, और घटेंगे भी नहीं। इस तरीके से ध्यान रखना। अब इंग्लिश में तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश अच्छी करनी है बच्चों, तो अभी से शुरू कर दो, रोज कम से कम 2 पेज रीडिंग करना शुरू कर दो और जोर जोर से पढ़ो ताकि तुम्हारा माइंड, तुम्हारे ईयर्स अच्छे से सुने उसको, तुम्हें क्या हो, बोलने की भी आए, है ना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2 पेज, जस्ट 2 पेज अपनी इंग्लिश की बुक ही ले लो और उसके पढ़ना शुरू करो, है ना। फिर सेकंड काम क्या करना है, जब तुम्हारी थोड़ी सी रीडिंग हैबिट बैठ जाए, एक आध हफ्ते में बैठ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, जब रीडिंग हैबिट बैठ जाए तब आपने क्या करना है कि भाई अब जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, है ना, जो आपको प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे, जो आपको बोलने नहीं आ रहे, उनका प्रोनाउंसिएशन निकालो कि इन वर्ड्स को कैसे बोला जाएगा। जब उन्हें प्रोनाउंस करना आ जाए तो फिर उनके वर्ड मीनिंग्स निकालो कि इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है ना। उसके बाद उन्हें सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करो, बहुत अच्छी हो जाएगी इंग्लिश, बहुत अच्छी। तुम 1 महीने में डिफरेंस देखोगे कि हाँ हमें इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है। मूवीज देखो इंग्लिश की। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगी इंग्लिश अच्छी करने में अपनी। बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगी आपका, है ना। आधा घंटा, इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेंगी। 24 घंटे में से आधा घंटा तो आप दे ही सकते हो अपने आप को, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो
बस यही था, इसके अलावा आज तो इंट्रोडक्शन हुआ है, अब हम आगे जो क्लासेस करेंगे उसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना? और अच्छे से उनको समझेंगे। तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।